आम आदमी पार्टी में आई बड़ी टूट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अब आपका भविष्य क्या होगा। यह सिर्फ संख्या का मामला नहीं बल्कि संगठन, नेतृत्व और भरोसे की लड़ाई भी है। यदि वरिष्ठ चेहरे पार्टी छोड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी प्रभावित होता है। खासतौर पर जब नाम बड़े हों तो इसका सीधा असर जनता के बीच पार्टी की विश्वसनीयता पर पड़ता है। बीजेपी के लिए ये रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है। विपक्षी दलों में सेंध लगाकर भाजपा न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रही है बल्कि विरोधी खेमे को भी कमजोर कर रही है। इसे कई राजनीतिक विश्लेषक ऑपरेशन लोटस के नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं। दूसरी ओर आप नेतृत्व के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, बचे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और दूसरी, जनता के बीच ये संदेश देना कि पार्टी अभी भी मजबूत है। अगर ये टूट यही नहीं रुकी तो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति और कठिन हो सकती है। सवाल अब सिर्फ 7 सांसदों का नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व और राजनीतिक भविष्य का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मची अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने है। एक दूसरे पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। क्या और भी नेता, सांसद या विधायक आप छोड़कर भाजपा में जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी इस झटके और संकट से उबर पाएगी या बिखर जाएगी? इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं, हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। इस पार्टी से उस पार्टी में जाना ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहा है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, ये ठीक नहीं है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए 6 राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद आपकी अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। साथ ही आपके भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आपके 10 राज्यसभा सांसदों में से जिन 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की है, उनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। अब आपके 7 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप अपने मूल सिद्धांतों और आदर्शों से भटक गई है। उन्होंने दावा किया कि हम गलत पार्टी में सही लोग थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित में काम करेंगे। उधर बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता से जो धोखाधड़ी की है, उससे सच्चे नेताओं में हताशा और निराशा है, इसलिए वे पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी ने विकास की राजनीति की जीत बताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री की नीतियों और विकास मॉडल पर बढ़ते विश्वास का परिणाम है। कि हर ईमानदार मेहनतकश आदमी को ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में काम करने की जगह नहीं बची। यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनकी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में चली गई है, इस केस में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 सांसद मिलकर आम आदमी पार्टी को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आम आदमी पार्टी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में जा चुकी है। जो लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता, की डर कर चले गए आम आदमी पार्टी छोड़कर, हम डर कर नहीं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर गए आम आदमी पार्टी से। जब उस संगठन का संगठन महामंत्री भी रुष्ट होकर और निराश होकर वहां से उसको छोड़कर जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, राष्ट्र प्रेम की नीति और भारत माँ का जो भी सच्चा भक्त विकास की इस गंगा में जुड़ना चाहता है, उस प्रत्येक सदस्य का हम स्वागत करते हैं। एक शीश महल दिल्ली में बना और शीश महल के नवाब का दिल नहीं भरा तो यहाँ भी बना। भ्रष्टाचार सहेंगे नहीं जिस नाम पर वो आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से केजरीवाल और उनका कुनबा डूबा हुआ है। यहाँ तक जनता का भी मोह भंग हो चुका है और उनके साथियों का भी उनसे मोह भंग हो चुका है।
अब भाजपा नेता जो भी कहें, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घटनाक्रम को राजनीतिक दबाव और साजिश करार दिया। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात और धोखा बताया, तो वहीं मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार कहा। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में बीजेपी जीत नहीं सकती, इसलिए तोड़फोड़ करती है। उधर पार्टी छोड़ने वाले सांसदों में स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि आप अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके कारण उन्होंने भाजपा का दामन थामा। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया, कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए, लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ लीडर की पार्टी है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूं क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया, पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने आपको भाजपा की बी टीम करार दिया और कहा कि यह आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत और भाजपा के साथ उनके गुप्त गठबंधन का पर्दाफाश हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को शिकारी बताते हुए तंज कसा कि आपके सांसद अपनी सुरक्षा के लिए भाजपा में शामिल हुए हैं। जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की, आज वो उसी के भुक्तभोगी बन गए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से की राजनीति की, आज वो स्वयं उसके भुक्तभोगी बन गए। केजरीवाल जी का जो एक सेट स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, हिट एंड रन, जनता को भ्रमित करके 2 बार सत्ता जरूर आजमा ली। मुझे लगता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, आज खूब जोरदार पड़ी है। और जो उन्होंने दूसरों के साथ किया, आज वही उन्हीं के पार्टी के सांसद उन्हीं को भ्रष्टाचारी, झूठा और निजी स्वार्थ से लिप्त बताकर आम आदमी पार्टी पर लात मारकर चले गए हैं। राघव चड्ढा को फुसला के मैनेज कर लिए बीजेपी पार्टी, बस चले गए। ये शिकार की राजनीति बीजेपी पार्टी वो बहुत। राघव चड्ढा किधर से किधर गए, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये न्यू नॉर्मल है आज की सियासत में, ये न्यू नॉर्मल। ये कार्यशैली, ये कार्य व्यवहार अंततः लोकतंत्र को चोट पहुंचाते हैं। क्या हम चाइना के मॉडल पे अपनी 1 नेशन 1 इलेक्शन सुन रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 नेशन एंड 1 पार्टी कहें कि बीजेपी के प्लेटफॉर्म से उनको उनका नया घर, नया डेस्टिनेशन मुबारक, उन्होंने डिलीवरी अच्छी कर दी। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व में लंबे समय से चल रही नाराजगी और राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने ये बड़ा कदम उठाया। इस पूरे घटनाक्रम में 7 का आंकड़ा बेहद अहम है। संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक यदि किसी दल के 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। आपके 10 सांसदों में 7 का आंकड़ा ठीक 2/3 बनता है, इसलिए ये बदलाव कानूनी सुरक्षा के दायरे में माना जा रहा है। अब इस घटनाक्रम ने न सिर्फ आपकी राज्यसभा ताकत को कमजोर किया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा संदेश दिया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों में समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा ये भी है कि अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा और आम आदमी पार्टी की ये टूट आने वाले चुनावों पर क्या असर डालेगी, खासतौर पर पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में जहां पार्टी ने अपने पैर अंगद की तरह जमा लिए हैं। और सवाल ये है कि क्या आप इस संकट से उबर पाएगी या फिर ये टूट पार्टी के भविष्य पर गहरा संकट बनेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चलिए, तो अब आम आदमी पार्टी के साथ जो कुछ भी हुआ है, या राघव चड्ढा गए, उनके साथ उनको मिलाकर 7 लोग और, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी का आगे क्या होगा। दूसरी चीज, वजह भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर ये डिसीजन क्यों हुआ। क्योंकि राघव चड्ढा जब भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, काफी कुछ कहा करते थे, लेकिन अब उन्हीं के साथ हो लिए। और ये परिपाटी बहुत पहले से, जब ये दल बदल की परिपाटी होती है तो बड़ा एक सवाल आता है, क्योंकि सांसद हैं और राज्यसभा से संख्या कहीं ना कहीं कम हुई आम आदमी पार्टी की, इसलिए ये बड़ी चर्चा है कि आखिरकार आगे क्या होगा। इलेक्शन भी होंगे, पंजाब में सरकार है, तो कहीं ना कहीं कितना एक प्रभावित करेगा उनका ये फैसला पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी। मीशम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से अनीश गाड़वे हमारे साथ हैं। अनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद तकी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है। हाँ, मोहम्मद तकी जी, देखिए, एक सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। मैं ये इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उनके कुछ स्टेटमेंट्स मैंने पुराने सुने, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत खरी खोटी सुना रहे थे, और जिस तरीके से वो सदन में बोलते हैं, बहुत अलग तरीके से, बहुत पॉजिटिवली चीजों को रखते थे। तो एक तो उनको हटाया गया, वो एक पार्ट था, या कुछ और चल रहा था आम आदमी पार्टी में, इस तरीके से जाना और अपने साथ 6 लोगों को और ले जाना। तो आम आदमी पार्टी का आगे क्या होगा, ये तो दूसरा सवाल है। लेकिन मैं वाकई जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हो गया कि आपके एक बड़े लीडर को इस तरीके से बाकी लोगों के साथ जाना पड़ा? देखिए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया, अपनी बात रखने का पक्ष दिया। जो भी आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं भारत की प्रवेश में, भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है। और दल बदलू लोग तो हर पार्टी में रहते हैं, वो मौका परस्त होते हैं, मौका दे के बढ़ जाते हैं, और वो अपना हित देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। ये वक्त बे वक्त होता रहता है, हुआ है, और ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होता रहा है। राघव चड्ढा जो है वो मतलब आप देखिए, अगर राघव चड्ढा जो लोग गए हैं वो एक डेकोरेशन पीसेस थे, और उनका सियासी बैकग्राउंड, सियासी कुछ भी नहीं थी, जमीन कुछ भी नहीं थी। ऐसे लोगों के जाने से आम आदमी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी विचारधारा है, और विचारधारा में लोग आते हैं, कुछ लोग टिकते हैं, कुछ लोग साइड लाइन होते चले जाते हैं, और बहुत से लोग आम आदमी पार्टी से आज भी मजबूती साथ खड़े हैं। जिन लोगों को जेल डाला गया, जिन लोगों के ऊपर केस किया गया, झूठे मुकदमे किए गए, वो सारे लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। और बीजेपी को तो आम आदमी पार्टी का कचरा साफ करने की आदत है, वक्त ब वक्त वो आम आदमी पार्टी कचरा साफ करती रहती है। इससे पहले भी शाजिया आलमी को ले गए, कपिल मिश्रा को ले गए, और आपके जो शायर साहब हैं, कवि साहब, उनको ले गए। तो वो तो आम आदमी पार्टी क्या, हर पार्टी से थोड़ा बहुत कचरा उठा लेते हैं और अपने आप को सबसे संस्कारी पार्टी बताते हैं। इतने भ्रष्टाचारी लोग खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, खुद ही इन पे ईडी सीबीआई भेजते हैं, और 4 दिन के बाद वो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कैसा हो सकता है? जनता ही पूछ रही है कि जिन लोगों पे आपने 7 दिन पहले, 8 दिन पहले ईडी की रेड डलवाई, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, चाहे यहाँ आपने पंजाब में किया हो, चाहे आपने ये महाराष्ट्र में किया हो, वही लोग वॉशिंग मशीन धुल के, डिटर्जेंट पाउडर से धुल के, साफ सुथरे होकर कैसे बीजेपी में चले गए? तो ये तो बनता, जनता के मन में सवाल बार बार उठ रहा है, और जनता के सामने बीजेपी का असली चेहरा बार बार इसी बहाने सामने आ जाता है। और रही बात, ये लोग क्यों चले गए, इसमें कोई शौकाने वाली बात नहीं है। सियासत में जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपके आगे पीछे लोग होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो आपको एक दौर से गुजरना पड़ता है, और जिन लोगों में वो दौर से गुजरने की सामर्थ्य नहीं होता, जो लोग टूट जाते हैं, वो लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको सिर्फ एसी में रहने की आदत है, जिनको सिर्फ मेकअप और लिपस्टिक बेड लगा के बैठने की आदत है, उन लोगों को समझ नहीं आता। आज हमें माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी जो है, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। कल लखनऊ में रैली, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, और इससे पहले बनारस में रैली थी, इससे पहले बरेली और इधर आजमगढ़ इधर रैली थी। तो लगातार रैलियां हो रही, पद यात्राएं हो रही, लोग सड़कों पर लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, और वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो सियासत को खेल समझ के आते हैं, या ग्लैमर से आकर्षित हो जाते हैं, इनको लगता है यहाँ पे ऐसे ही एक लग्जरी है, तो उनकी जब सपने या उनको कुछ सख्त वक्त आता है तो वो टूट जाते हैं। तो ऐसे लोग, दल बदलू लोग जो है, तो सभी पार्टियों पाए जाते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। बीजेपी से बहुत से लोग छोड़ के कांग्रेस में गए,
और कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग गए, बीजेपी से आए हैं, कांग्रेस में बीजेपी। तो ये तो एक हमारे पार्टी का, हमारे देश की सियासत का एक ऐसा कड़वा चेहरा है जिसको हमने कई बार देखा है। लेकिन ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा सवाल उठा देता है कि क्या ये सही है कि आप जिस पार्टी की विचारधारा से आए थे, इसके साथ खड़े थे, रातों रात ही वो पार्टी कैसे ग्रस्त हो गई। और आप गए भी तो ऐसी पार्टी में गए जिसको आप खुद ही कोस रहे थे, जिसको आप गुंडों की पार्टी बता रहे थे, जिसको आप बलात्कारियों की पार्टी बता रहे थे। इसके बारे में आपने खुद कहा था कोई ऐसा पैसा अभी तक नहीं, करेंसी नहीं छपी है जो हमको खरीद ले, हमको तोड़ सके आम आदमी पार्टी। ये सारे स्टेटमेंट ऑनलाइन है, ये रिकॉर्डेड है स्टेटमेंट। तो कैसे कैसे परिवर्तन, ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे रातों रात हो गया कि आप वहां चले गए? ऐसे तो हृदय परिवर्तन नहीं होता राखी जी। ठीक है। और ऐसी पार्टी में गए आप जो बिल्कुल अगेंस्ट है आपकी विचारधारा के। अगर एक बार आप कांग्रेस में जाते, किसी और पार्टी में जाते, समझ में आता कौन सा भ्रष्टाचार आप खत्म करने की बीजेपी में जाते हैं, जो भारत की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, जिसके ऊपर जिनके लोगों के नाम स्टील फाइल में के अंदर है, जिनके ऊपर अमेरिका में उद्योगपतियों के ऊपर केस चल रहे हैं, अंबानी के साथ उनका नाम आया है, राफेल के मामले में उनका नाम आया है। तो दुनिया की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टियों में भाजपा में गए हम, और तेरा भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, ये तो मजाक है सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। जोक ऑफ द डे। ठीक है, ठीक है। कई सारे सवाल हैं सर, क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इसलिए पड़ सकता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में कम हुई आम आदमी पार्टी की, और सांसद कोई छोटी सी वो नहीं है कि कोई भी उठा और सांसद बन गया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़, पंजाब इलेक्शन में, मोहम्मद तकी जी एक मिनट प्लीज सुनिए तो पंजाब इलेक्शन में काफी मेहनत की गई थी। पंजाब इलेक्शन में एक नाम था उनका कि कहीं ना कहीं एक सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, हर दिग्गज लीडर की ये भूमिका होती है, उन्होंने निभाई। अपकमिंग इलेक्शन भी तो होगा, तो क्या प्रभावित नहीं होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, ऑपरेशन लोटस करती है, तोड़फोड़ करती है, वो जाने, लेकिन आप लोगों के लिए तो एक चुनौती खड़ी हो गई ना कि आप मजबूती से कैसे आगे आएंगे। अब ये एक सवाल है। देखिए राजगीर जी, आम आदमी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी संघर्षों से लड़ के सड़क पर लड़ के यहाँ तक पहुंची है, तो हम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार ही। पहली बार हमारे साथ नहीं हुआ, पर दिल्ली में भी कई बार हमारे विधायकों के ऊपर झूठे केस लगाकर उनको जेल में भेजा गया, 30 विधायकों को जेल में भेजा गया, लेकिन उस सब के सब वापस बजट बरी हो गए। आज भी देखिए, हमारे एक विधायक को उसको झूठा आरोप लगाया था, उसको बजट बरी कर दिया गया। तो लगातार इस तरह के आरोप लगते हैं। हम संघर्ष की पार्टी है, संघर्ष के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन पंजाब में जनता ही इनसे सवाल पूछेगी। ठीक है, जनता ही पूछेगी भाई क्या हो रहा है। जनता भी देख रही है ना, जनता जनार्दन सब देख रही है वो क्या हो रहा है। जनता को इतनी उसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है सर, बड़ा अजीब सा लगने लगा है, हालांकि ठीक है दल बदल बहुत कॉमन हो गया है, अब जिसको जहां अच्छा लगता है वो चला जाता है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ता है कि किस वजह से गया। हो सकता है उनको आम आदमी पार्टी में अच्छा नहीं लगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं आप लोग? मतलब सोचिए ना, कोई आपको गुंडा पार्टी बोल रहा है, कोई आपको बलात्कारियों की पार्टी बोल रहा है, आप ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अब वो आके आपके गुणगान करेंगे, और आप लोग केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शुरू से कह रहे हैं इनसे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है, इनकी पूरी टीम भ्रष्टाचारी है, झाड़ू का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ये बातें मैंने सुनी है, तो उसके बाद हम उन्हीं के एक सांसद को, उनके साथ साथ 6 को और एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर कैसे, मतलब कैसे कर लेते हैं? राखी जी, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी कचरा को ले जाने में माहिर। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी से जितने भी लोग निकले हैं वो सब आम आदमी पार्टी का कचरा है, तो कचरा और भी होगा। आपने कचरे को अपने घर में क्यों रखा हुआ है? अब जो कचरा है, यानी जो चला गया वो कचरा है, और जो आप, इसका मतलब और भी कचरा होगा ना, पार्टी आगे भी टूटेगी, तो वो उस कचरे को तुम पहले निकाल के बाहर कर दो। आप अपने घर में गंदगी रखे हुए क्यों? अभी मेरे भाई ने भ्रष्टाचार की बात की, पूरी दुनिया जानती है कि इन्हीं केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को पानी पी पी कर, कांग्रेस की टोटल लीडरशिप को पानी पी पी करके कोसा है, पानी पी पी कर कोसा है। और जब सरकार बनाने की जरूरत हुई तो उसी भ्रष्टाचारी से मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है। ये भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बात कर सकते हैं? तीसरी बात, शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले के अंदर जेल में भेजा, और उस चारा घोटाला को दोनों, वो भी अपराधी, केजरीवाल जी उनके साथ इंडी गठबंधन में शामिल। यानी भ्रष्टाचार के जो प्रावधान बन गए हैं, वो भ्रष्टाचार पर बोले जनता हंसेगी या नहीं हंसेगी?
दूसरी बात, इन्होंने अभी दल बदल की बात करी। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी से भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में गए हैं, हमने उनको अपना कभी कचरा नहीं बताया। तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे, उनका विश्वास डोल गया, वो चले गए, वो उनकी इच्छा है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब आम आदमी पार्टी से में बीजेपी और कांग्रेस के लोग आते हैं, क्या उनको खरीदते हैं? क्या उन पर कोई दबाव डालते हैं? क्या वो गद्दार नहीं है? आप अपने लोगों को गद्दार कहते हो, तो जो लोग और पार्टियों से जुड़कर आपके पास आए, क्या वो गद्दार नहीं है? क्या उनको गद्दारी कैसे स्वीकार करते हो? आप यह कौन सी वॉशिंग मशीन है कि कल तक शीला दीक्षित भ्रष्टाचार में, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, आपके साथ गठबंधन सागर हो बड़ी पवित्र गंगा हो गए। दूसरी बात, जब छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन आदमियों के नाम बता रहा हूं जो आम आदमी छोड़ करके किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं करा, या आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। उसके अंदर शशि भूषण शांति भूषण, प्रशांत भूषण शांति भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, अलका लांबा जो कांग्रेस में चली गई, ऐसे बहुत से नेता हैं, आशुतोष जो पत्रकार हैं, ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए काम करा, और वो आम आदमी से दुखी होकर के, आम आदमी के करप्शन में लिप्त होकर के, और वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो वो क्यों गए हैं? चलो वो ये मतलब से आ सकते हैं कि बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने खरीद दिया, इनके सारे आरोप ठीक मान लो, तो वो क्यों गए? तो इनको अपना घर संभाला नहीं जाता, इनका घर सिमल नहीं रहा, और इनका घर सिमल नहीं रहा तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जनता देख रही है शीशमहल 1, शीशमहल 2, अब शीशमहल 3 आ गया। इन्होंने जनता ये काम नहीं करे, शीशमहल के ऊपर शीशमहल बनाना और शीशमहलों का इस्तेमाल करना। और सही मायनों में मेरी निगाह में गद्दारी वो होती है जो मूल सिद्धांतों को छोड़ करके सत्ता हासिल करने के लिए झूठ सच बोलकर सत्ता हासिल करते हैं। वो जनता के साथ गद्दारी है, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी है। इन्होंने गद्दारी करी अन्ना हजारे के साथ, इन्होंने मूल सिद्धांतों को छोड़ करके सबसे बड़ी गद्दारी करी है इन्होंने खुद को, और फिर दूसरों को गद्दार कहने का इनको किसने हक दे दिया? इन्होंने करप्शन के साथ कंप्रोमाइज करा। और सही मायनों में मैं एक बात और बताता हूं, आज पंजाब की सरकार को इन्होंने एटीएम बना रखा है। पंजाब की सरकार पर इतना शिकंजा कसा, उसको पूरी तरीके से भगवत मानवी अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं ये कहने में मुझे संकोच नहीं, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं ये तो एक झांकी है, पूरी फिल्म अभी आनी बाकी है। तो इसलिए जो कचरा कह रहे अभी निकाल दें, कल ऐसा ना हो कुछ और लोग छोड़कर भाग जाए फिर उनको कचरा कहने लगो। अभी बता दो क्या क्या कचरा, उसको बाहर निकाल दो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो कभी आतंकवादी और नक्सलवादी में शामिल होते हैं, अगर वो आतंकवाद और नक्सलवाद को छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो क्या वो गुनाह कर लेते हैं? तो निश्चित तौर पर जो जहां अपने आप को गलत महसूस समझता है, जो अपने आप को गलती मानती कि मैंने गलती पार्टी ज्वाइन कर ली, मैंने गलत पार्टी के साथ चला गया, मेरे उसके विचार नहीं मिलते, वो अगर पार्टी छोड़ रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी विचारधारा है। वो कौन सी पार्टी स्वीकार कर रहा है वो उसकी विचारधारा है। अलका लांबा आम आदमी छोड़ करके कांग्रेस में गई, उसकी अपनी विचारधारा है। कोई बीजेपी में जा रहा है, उसकी अपनी विचारधारा है। कोई किसी और पार्टी में जा रहा है, उसकी अपनी विचारधारा है। ऐसी बीजेपी से कुछ लोग इनमें निकल करके आम आदमी पार्टी में गए हैं। मैं नाम बता, ब्रह्म सिंह तंवर, रामनिवास गोयल, भावना शर्मा, और भी बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम बता सकता हूं, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में। हमने तो उनको कभी भी गद्दार नहीं कहा, हमने तो उन्हें कभी भी अपने पार्टी का कचरा नहीं बताया। वो हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी कार्यकर्ता थे। अब वो चले गए तो उनकी अपनी इच्छा है। तो निश्चित तौर पर इनकी भाषा जो है ना, ये हताशा दिखा रही है। वो हताशा दिखा रही है जिस तरीके से बुझता हुआ दीवा फड़फड़ाता है, जो दीवा खत्म होना वो, तो ये लास्ट इनका फड़फड़ा रहे हैं। और कब इनका दीवा बुझ जा वो भगवान मालिक। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद तकी जी आऊंगी, मोहम्मद तकी जी आऊंगी उसके बाद सर, क्योंकि काफी सारे मेहमान हैं, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए उसके बाद मैं जल्दी से वापस आती हूँ। पवन जी, आज कांग्रेस ने भी बहुत कुछ कहा है, आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहते ही हैं। क्या हो गया? कभी तो एक गठबंधन की बात होती थी, समर्थन की बात होती थी, आज इतना ऐसे कड़वे शब्द क्यों निकल रहे हैं? मैंने सुना अभी आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, वो भी बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है?
राखी जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से सांसद हो, कोई भी नेता हो, वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को बीच में खुद के स्वार्थ के लिए जब चुनता है, उसने ये विचार करना चाहिए कि वो जिस ओहदे पे बैठा है, उस ओहदे पे वोट देने का काम उसको जनता ने उस पार्टी के लिए दिया है और उस पार्टी का सदस्य बोलकर उसको चुना है। अनफॉर्चुनेटली वैयक्तिक स्वार्थ, वैयक्तिक अपना कोई प्रॉब्लम, वैयक्तिक अपने नेताओं ने अपनों को साथ दी न दी और इस तरीके की कई ऐसी बातें होती है, वो व्यक्ति अपने पर्सनल स्वार्थ में। अब मुझे इस केस के अंदर आप देखिए, यहाँ पर राघव चड्ढा जी अकेले नहीं गए, ये और 6 लोगों को लेकर गए और ये जाते समय, ये ठीक है ये आज ने कल ये भी जाते ही थे, लेकिन आप विचार कीजिए इन लोगों का जो सत्ता में बैठे हुए, केंद्र की सत्ता की क्या इनको लालच थी, इनको भूख थी, जो इनको पंजाब राज्य के अंदर ये पावर में थे। अगर आपको आक्रोश था तो ठीक है, आप राजीनामा देकर वेट कर सकते थे ना, वहां पर आपको किसी दल को या पार्टी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको आपके पार्टी में कुछ प्रॉब्लम थी तो आपने इस्तीफा दे देना चाहिए था और वेट करना चाहिए था और जनता को बोलना चाहिए था कि आपने हमको वोट दिया लेकिन हमारा ये इस तरीके की चीज नहीं हो रही है, इसके लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। लेकिन ऐसा न होते हुए हमको तो उसी दिन से इस चीज का एहसास हुआ था राघव चड्ढा जी का, जिस दिन रजत शर्मा जी के शो के अंदर उनकी बहुत स्तुति की जा रही थी, तो वहीं से हमको आभास हो गया था कि आज नहीं तो कल इनके जो चरण है ये सीधा दिशा बीजेपी की तरफ ले लेंगे, क्योंकि वो उसी शो से समझ में आ ही रहा था। ठीक है पवन जी, मीशम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मीशम जी क्या मत है, जो कुछ भी हुआ है, देखिए आने वाले समय में बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन हैं, क्योंकि ये एक जो धुआंधार ऑपरेशन लोटस था ना, ये बहुत समय बाद दिखा मुझे ऐसा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का क्या मत है अभी, क्योंकि चर्चा करते 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 लालू प्रसाद यादव का भी नाम आ गया, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जो एक दूसरे राजनीतिक दलों से कनेक्ट करती हैं। जी धन्यवाद राखी जी, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं तो सबसे पहले आपके चैनल पर तमाम पैनलिस्ट और देश की 1.25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि अब कम से कम आपके फोन बिल सस्ते हो जाएंगे, आपकी इनकमिंग कॉल हमेशा के लिए रहेगी, समोसे सस्ते हो जाएंगे और तमाम वो चीजें जो राघव चड्ढा जी उठा रहे थे। और अनिल गोयल जी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपकी पार्टी में आते ही बिल्कुल सब कुछ दूध की नदियां बहने लगेंगी राघव चड्ढा जी के जाते हुए, क्योंकि अक्सर वो आवाज इस तरह की सदन में भी उठाते आए थे। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और हर पार्टी का अपना मत है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, किसी पार्टी का क्या लेना देना मुझसे मतलब नहीं है। मैं सीधी सी एक बात करूंगा कि हमारे गोयल जी जिस तरह से सारी पार्टियों को नक्सलाइट से जोड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के आगमन ऐसे बता रहे थे कि जिसे स्वयं राम जी जो है वो वनवास के बाद जो है वो अयोध्या पधार रहे हो कि सारे दीप जल गए, बाकी सब दीप बुझ गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम आप इस पर चर्चा करें और या इसके ऊपर बड़ा आश्चर्य महसूस करें। हमारे तकी भाई ये जो बात मुझे लगा कुछ नहीं कह पाए, मैं उनकी बात से आगे जोड़ूंगा कि इसमें इनको भी कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो हमेशा से ये चलता आया है कि जो बीजेपी के अंदर गया वो पवित्र हो गया और वो देवता तुल्य हो गया, महामानव हो गया। वहां लोग जो है वो मनुष्य नहीं है, वो बायोलॉजिकल लोग हैं, उतरे हुए दूत है, देवताओं के बीच में जाएंगे। हो सकता हो उनके कुछ दुष्आचरण आ गए हों और पार्टी की वजह से, तो देवताओं के बीच में रह करके जब समायोजन देवताओं तुल्य हो जाएगा, वातावरण धरती का प्रकाश पुंज हो जाएगा और उस वक्त जो है हमारे चड्ढा जी एक नए अवतार के रूप में सिंहासन आसीन करेंगे और देश की जनता का भला करेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद कर रहे हैं। और इन्होंने जो नाम गिनाया कि इस पार्टी में आए, उस पार्टी में गए, और कितने पार्टी बीजेपी के लोग चले गए, तो इनके क्या भी तमाम पार्टी के लोग हैं। देखिए अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, शिवेंद्र अधिकारी जी हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के तमाम भ्रष्टाचार के मुकदमे चले, मगर वो आज की डेट में बंगाल के विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। और अगर अनिल गोयल जी बहुत सीनियर हैं, मुझे लगता है हो सकता हो कि ये पढ़ते किताबें ज्यादा हों, इनको
समय न मिलता हो यूट्यूब का ज्ञान का और व्हाट्सएप का, तो ये यूट्यूब पे देख सकते हैं जाकर के पिछले जो भी इंटरव्यूज रहे हैं राघव चड्ढा जी के, कि उन्होंने उसमें ये बात कही है। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, न जाने कौन सा डिटर्जेंट है कि जो इसके अंदर जाता है और उधर से गंदा निकलता है, उधर से साफ होकर के निकलता है। तो वो साफ होने के लिए हालांकि वही डिटर्जेंट पाउडर फिर से राघव चड्ढा जी को मिल गया है परिवर्तन करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप राखी जी, आप बैकग्राउंड देखो राघव चड्ढा जी का और उनका ससुराल देखो। ये लोग बड़े कोमल नाजुक लोग हैं, ये बहुत कोमल बाप के लोग हैं, कलियां हैं। ये जरा सी धूप और तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये धूप और ये गर्म हवाएं इस सहने के लायक नहीं है। ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, ये टूट जाते हैं। और जिन 7 लोगों की बात कही गई है उनमें से एक मित्तल जी भी हैं, सुनने में आया कि उनके ऊपर भी कुछ दिन पहले ईडी का शिकंजा कसा गया था। खैर मुझे ये लगता है कि आप वो बीजेपी में आकर के जो भी ईडी की बातें हैं, जो भी देश का हमारा और आपका टैक्स का पैसा है, वो सब उगल देंगे राज, या दे देंगे, या गरीबों में चंदे में सब जगह अपनी पूरी प्रॉपर्टी को त्याग करके और वो एक साधु संत का जीवन जीने लग जाएंगे। और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि भगवा रंग में रंग करके और सब कुछ त्याग करके किसी न किसी झोपड़ी में बैठ करके, कुटिया में बैठ करके वनवास इख्तियार कर लेंगे और देश की सेवा करेंगे। देखिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को जो चाहिए है वो उसको मिल रहा है। अब वो कहां से मिल रहा है, कहां से ताकत आ रही है, कहना बहुत आसान है। देखिए जब हमारा भारत आजाद हुआ राखी जी, मैं आपको पिछले पास्ट में ले जाना चाहता हूं, तब आपने देखा उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग थे जिन्होंने बलिदान दे करके, अपनी गर्दनें कटवा करके, सूली दे करके देश को आजाद कराया। तो अब वो किताबों में रह गए हैं। अब जरा सा भी सरकार का थोड़ा सा रुख गर्म देखते हैं और या फिर महामानव की निगाहें टेढ़ी देखते हैं, वो जल्दी से दंडवत हो जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जितने भी लोग थे, हम लोग एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हमारी पार्टी के जितने भी लोग थे, जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी बड़े बड़े नेता और लीडर थे, वो ये कहते थे कि अगर विपक्ष नहीं रहा तो हमारा देश जो है वो एक, आप यूं समझ लो कि डूब जाएगा बीच भंवर में। तो विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग, जो लोग विपक्ष में रह करके अगर हमारे लिए, देश की 125 करोड़ जनता के लिए आवाज नहीं उठा सकते, उनके लिए वो जेल नहीं जा सकते, उनके लिए वो लाठियां नहीं खा सकते, उनके लिए सड़कों पर नहीं आ सकते, तो उनका भारतीय जनता पार्टी में चला जाना बहुत बेहतर है। और मैं तो कहता हूं कि जिसको जाना है वो चला जाए, मगर देश के सिपाही जो सुभाष चंद्र बोस, जिनका ये नारा था, जो कि मुख्यमंत्री जी भूल गए जाकर के कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में कभी उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना उनके पास समय नहीं, क्योंकि अकबर की हिस्ट्री के अलावा उन्होंने कभी कोई औरंगजेब के बारे अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उन्होंने जाकर के वो नारा विवेकानंद जी के नाम से, हालांकि उसका भी कोई क्रिटिसाइज नहीं हुआ, क्योंकि महामानव है, इतना काम करते हैं, निकल जाता है, हो जाती है गलतियां। जो आदमी 24 घंटे के अंदर 24/24 काम करता हो, तो उसके लिए सब छोटी बातें हैं। और हालांकि आज का ध्यान इस बात पर राखी वर्मा जी ज्यादा होना चाहिए कि मोदी जी हमारे क्या फोटोग्राफी करते हैं। और मुझे किसी ने बताया कि बचपन में वो फोटोग्राफर ही बनना चाहते थे, मगर कुछ वजह से, कुछ मजबूरियों से उनको राजनीति के अंदर आना पड़ा। और उसके लिए देश उनका आभारी है कि आज जो वो फोटोग्राफ ले रहे हैं, जो वो नदी में तैर करके जिस तरह से नौका विहार में वो लुत्फ उठा रहे हैं बंगाल के अंदर, सब उसकी तारीफ करना चाहिए। और ये भी पूछना चाहिए कि जो झालमुड़ी खाई, खाने के बाद उसका आनंद कैसा आया, उस झालमुड़ी के फायदे बताइए। मैंने देखा एक न्यूज चैनल के ऊपर एक बहुत बड़ी एंकर हैं और बहुत बड़ा नाम है उनका, हालांकि उनको सब लोग देखते हैं, उनके बड़े फैन हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। वो ये कह रही थी कि झालमुड़ी का इतिहास कहां से आया, अंग्रेजों के टाइम से झालमुड़ी शुरू हुई। तो इन सब बातों का मकसद अगर आप पूछिए तो लोग कहेंगे, जो जाहिल लोग हैं वो कहेंगे इनका कोई मतलब नहीं हो। मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल इसी का ही मतलब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब बातों से आज देश की 125 करोड़ लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही है। और जिसको वो अपना दोस्त, एक बात और मैं राखी जी कहना चाहता हूं, जिसको वो अपना दोस्त बताते थे, आज शर्म आना चाहिए उसको कि जिसको भारत के लोगों ने इतना सर पे रखा और इतना उसका यहां पर स्वागत किया गया। माय
डियर ट्रम्प का, माय डियर फ्रेंड का, वो व्यक्ति बैठ के कहता है कि भारत और चाइना नर्क है। मतलब आप ये देखिए कि हम कहां जा रहे हैं। हॉर्मुज खोलने के बजाय हम दूरबीन से ठीक है, नदी निसम और जी, नाले चलिए, तलाश हमारा रहे हैं। टॉपिक कुछ और है, फिर बहुत लंबी हो जाएगी चर्चा। मैं वापस आती हूँ जल्दी से, ठीक है। तुषार जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए मैडम जी। हाँ तुषार जी, आप तो राकेश जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के इस दर्द को आज समझ सकते होंगे। महाराष्ट्र में कुछ चीजें ऐसी हुई थी, तो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ आज थोड़ी थोड़ी सी झलक मुझे दिखी। और कहते हैं ना कि ऑपरेशन लोटस हो या कोई टूट कर जाता हो या चला जाता हो या बुला लिया जाता हो, बड़ी तकलीफदेह होता है। तो जो कुछ भी सिनेरियो हुआ है आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दल बदल का, आने वाला समय तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती भरा है, लेकिन कैसे आप देखते हैं? राकेश जी कैसा है, सबसे पहले अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे उन्होंने एक उदाहरण दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने कहा था आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा। वैसे ही अभी एक अलग से सिनारियो चालू है जहाँ पे मोदी जी बोलते हैं आप मेरी पार्टी में आ जाओ मैं आपको क्लीन चिट दे दूंगा। ये अगर देखा रहेगा बराबर है, हाँ तालियां बज रही है देखो। इसका मतलब क्या है? तो राखी जी कैसा है कि छोटी छोटी जो पार्टियां है स्थानिक स्वराज्य संस्था में, जो महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना है, एनसीपी है, वैसे ही अलग अलग राज्यों में जो छोटी छोटी पार्टियां है उनको खत्म करने का एक साजिश चल रहा है। और ये साजिश के तहत जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि वॉशिंग मशीन है, पाउडर से धुले, यहाँ से बोलते हैं ना कीचड़ लगे हुए यहाँ से घुस गए, वहां से वॉशिंग मशीन से पूरे साफ होके निकल गए। तो राघव चड्ढा जी उनके बारे में कहना है तो वो एक अच्छे पढ़े लिखे एक अच्छे सांसद है, लेकिन अभी जो उन्होंने किया ये बहुत गलत किया। क्योंकि जो पार्टी ने आपको नाम दिया, जो पार्टी ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, खड़ा किया, और वो पार्टी के नाम पे आप जीत के आए, और जीत के आने के बाद आपने सबसे पहले तो जो मतदार है, जो लोग आपको वोट किए हैं, उनका आपने विश्वासघात किया है। क्योंकि आपको जो वोट मिले हैं वो पार्टी के नाम से मिले हैं। आपके नाम से भी मिले होंगे लेकिन ये पार्टी के नाम से मिले हैं। तो आपने लोगों का, जो आपके मतदार है, उनका विश्वासघात किया है। दूसरी चीज, आप जब जाते हो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ये पार्टी में रहने से अच्छा नहीं लगता है, आप आपके साथ 5-6 और लोग लेके जाते हो, तो इसका मतलब रहता है कि ये एक प्लान होता है, पहले से ही सूझी बोलते हैं ना साजिश होती है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके उधर जाना है। राखी जी कैसा है कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी हमारे जो टाइगर है, जिनको हम संजय राउत साहब कहते हैं, उनके ऊपर भी ईडी लगी थी। 100 दिन वो आदमी अंदर रह के चले आए, थोड़े से भी डगमगाए नहीं। अंदर रहने के बाद भी आज भी वो शिवसेना के साथ एक फर्मली खड़े हैं। तो इसे कहते हैं आदमी, जो आदमी अपनी विचारधाराओं को पीछे छोड़ के आगे चलते जाता है गलत तरीके से। देखो अभी जैसे मेरे भाई ने बोला, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह है, राजगुरु है, और वो लोगों ने अपने जिंदगी पूरी की पूरी देश के नाम कर दी। अगर हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है कि शिवाजी जन्माला यावा पण तो दुसऱ्याच्या घरात। इसका मतलब क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म आने चाहिए लेकिन वो दूसरे के घर में। मैं क्या देखूंगा? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मुझे जो तकलीफ है वो मैं सहूंगा नहीं। मैं वो सहने के वजह जिधर मुझे सहूलियत मिलती है वहां मैं चला जाऊंगा। ये राघव चड्ढा ने अभी देखा है। राघव चड्ढा, उनको मैं एक ही कहना चाहता हूं, आज आपने जो आपके मतदारों के साथ विश्वासघात किया है, कल वही मतदार आपको आपकी जगह दिखाएंगे। ठीक है तुषार जी, वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, जो कुछ भी हुआ है उसे कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? और एक बात और, क्या वाकई और लोग भी टूटेंगे या फिर अभी बस इतना ही एक ये बस इतना ही मामला था? देखिए, जहां तक और लोगों के टूटने की बात है राखी जी, ये राजनीति का एक पार्ट है, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं है,
ऐसे लोग बीजेपी से भी टूटते रहे, कांग्रेस से भी टूटते रहे, और फिर एक घर वापसी का ऑप्शन आपने सुना होगा कई बार, ये घर वापसी भी होती है। हाँ। लेकिन आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक नेता तो ऐसे टूट करके चला जाता है जो पब्लिक का नेता हो, जिसके साथ वोट बैंक जाता है। एक नेता ऐसे होते हैं जैसे मित्तल साहब वगैरह, ये व्यापारी लोग हैं, ये इनसे पार्टी चलाने के लिए मोटा चंदा लिया जाता है पार्टी फंड में, और इनको इस तरीके के पद दे दिए जाते हैं कि आपको राज्यसभा भेजा जा रहा है। इनके साथ में कोई वोट बैंक नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। और जहां तक है बात राघव चड्ढा की, देखिए अरविंद केजरीवाल का अगर आप शुरू से देखेंगे, जब वो राजनीति में नहीं थे, वो एंटी करप्शन इंडिया जो चला रहे थे अपना एक आंदोलन, उस टाइम से देखिए प्रशांत भूषण का नाम आपने सुना होगा, शशि भूषण का नाम आपने सुना होगा, किरण बेदी का नाम आपने सुना होगा, कुमार विश्वास का नाम आपने सुना होगा। ऐसे तमाम बड़े नाम थे, और राजनीति में आने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। उन सब से उन्होंने धीरे धीरे किनारा किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने दम पर पार्टी खड़ी की, और अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को विधायक और सांसद बनाया, मंत्री बनाया, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। ना वो किसी वसुंधरा के परिवार से आते थे, ना वो किसी ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से आते थे, ना वो राजनाथ सिंह के परिवार से आते थे, ना वो किसी भी ऐसे परिवार से, आम आदमी था। तो उनको उन्होंने राजनीति में लेके आए, उनको आगे बढ़ाया। अब आपको ये देखना पड़ेगा, वो जो वोट बैंक है, वो जो स्ट्रेटेजी है अरविंद केजरीवाल की, वो हुनर तो अरविंद केजरीवाल के अंदर है। ये जो सांसद थे, ऐसे सांसद तो अरविंद केजरीवाल और बहुत लोगों को बना सकता है। बहुत उद्योगपति देश में बैठे हैं सभी पार्टियों में चंदा देने के लिए और पद लेने के लिए। तो ये चीजें मैटर नहीं करती। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी भी नेता को, जो 7 लोग गए हैं, किसी भी गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ा दो, अगर ये जीत जाए, मैं टीवी डिबेट में बैठना छोड़ दूंगा। तो लेकिन हाँ, राजनीति में एक माहौल बनाया जाता है, माहौल जरूर बना है। लेकिन पंजाब में जाने के बाद जो पंजाब का वोटर है, वो ये देखता है कि भाई हमारी पगड़ी को किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादी भी कहा जा रहा था, खालिस्तानी भी कहा जा रहा था, हमारी जो फंडिंग है पाकिस्तान से हो रही है, कनाडा से हो रही है। तो मुझे नहीं लगता बीजेपी में, आपको याद होगा एक बार मोदी जी गए थे पंजाब, तो वो अपना काफिला बीच में घुमा करके ले आए थे कि मुझे यहाँ पे खतरा है। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं को पंजाब के अंदर जाके उन लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज किस तरीके से करानी होगी। आपको याद होगा कंगना रनौत ने कह दिया था, जो महिलाएं बैठी थी वो 100 रुपए लेकर के आई थी, और उसका वहां की एक महिला ने इतना हर्ट हुई, वो सरकारी नौकरी पे थी, पुलिस में थी, उसने अपनी नौकरी की चिंता नहीं की और उनके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। तो वहां के जो लोग हैं, आपको याद होगा जनरल डायर को मारने के लिए उधम सिंह इंग्लैंड चले गए थे, इंग्लैंड में जाकर उसको गोली मारी थी उन्होंने। तो उन लोगों को आहत करना, हर्ट करना बड़ा टफ काम है, उनके सामने जाना। तो मुझे लगता है ये इनका यही काम कर सकते थे। और रही बात अरविंद केजरीवाल की चीजों को रीड करने का, अरविंद केजरीवाल इस चीज को तभी रीड कर चुके थे, आपको याद होगा जब अरविंद सिसोदिया जेल में थे, जब आपके अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, जब आपके और भी कई नेता जेल में थे। और उस वक्त जो दूसरी ईडी की चार्जशीट थी, वो सभी टीवी चैनल्स पर खबर फ्लैश हो रही थी, चल रही थी कि शराब घोटाले में राघव चड्ढा का नाम भी आ गया है। और तभी से राघव चड्ढा ने दूरी बना ली थी, राघव चड्ढा अमेरिका में थे। तो ये चीजें राजनीति में इस तरीके से होती है कि बताओ जेल जाना पसंद करोगे भाई, पार्टी के साथ वफादारी करनी है, या जब हम इशारा करेंगे तब आपको पार्टी में आना है। तो ये चीजें बहुत टाइम से, आप ये बताइए मुझे, अगर आपके घर पे आज ईडी और सीबीआई में भेज दूं, तो क्या आप 4 दिन बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगी? आप कभी नहीं जुड़ सकती। लेकिन अगर आपकी कुछ कमजोरी होंगी, आप कहेंगे संदीप जी इस मामले में बचाओ, आप जैसे कहेंगे हम तो आपके पीछे लामबंद हैं। तो 4 दिन पहले मित्तल साहब के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं और वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सारी चीजें आप समझ सकते हैं, ये पूरी चीजें स्क्रिप्टेड थी। रही बात बीजेपी को, आप समझिए इस तरीके के आने से, जैसे हार्दिक पटेल बीजेपी में आए, कपिल मिश्रा बीजेपी में आए, ऐसे तमाम नेता, कपिल मिश्रा ने बिल्कुल चरित्र हनन करके रख दिया था, हार्दिक पटेल ने बिल्कुल चरित्र हनन करके रख दिया था टॉप लीडरशिप का, वो बीजेपी में आए। इनके आने से होता क्या है, जो बीजेपी का हमारे गोयल जी जैसे जो लोग हैं, जिन्होंने टाट पट्टी बिछाई और 6 अप्रैल 1980 से बीजेपी में जब अटल अडवाणी का युग शुरू हुआ, ये लोग दबते चले जाते। इनके ऊपर जहां ये पहुंच सकते थे वहां गौरव भाटिया आकर के बैठ जाते हैं, जहां ये पहुंच सकते थे वहां जो पूना वाला है, शहजाद पूना वाला, वो आकर के बैठ जाता है, जहां ये पहुंच सकते थे वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आकर के बैठ जाता है, जहां ये पहुंच सकते थे वहां गौरव चड्ढा आकर के बैठ जाएगा। तो होता क्या है, इससे जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है
वो कहीं दबता चला जाता है, पीछे चला जाता है, और उसकी जो इच्छाएं हैं पार्टी में, जैसे मान ले मेरा घर है, मेरा परिवार है, या जो साथी बैठे हैं इनका परिवार है, अगर हमारे बड़े रिटायर होंगे तो उनकी जगह पगड़ी किसके सिर बनने चाहिए? हमारे सर बननी चाहिए, उस घर के मुखिया हम होने चाहिए। लेकिन गोयल साहब के मुखिया शहजाद पूनावाला आके बन जाते हैं, कभी गौरव जो चड्ढा साहब आके बन जाते हैं, कभी कोई आके बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से पार्टी को ही प्रॉब्लम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है। एकदम से राखी जी पता नहीं चलता, धीरे धीरे धुआं उठता है, तब आग लगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, आप में से जो भी मेहमान कुछ कहना चाहते हैं जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिए, समय मांगा था। हाँ, मोहम्मद तकी जी पहले बोलिए, अनिल जी इसके बाद। राकेश जी मैं भी। हाँ ठीक है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बात है ऐसी, हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़बां हमारा। ये इकबाल साहब का शेर है, और आम आदमी पार्टी में इस तरह के आक्रमण होते रहे। आम आदमी पार्टी हर बार और मजबूती से जनता के सामने आके खड़ी हुई है। जब गोयल जी ने कहा सीनियर है, बहुत वरिष्ठ है, इनका मैं सम्मान करता हूँ। दो चार बातें इनको बता देता जाता हूँ कि हमने जो है शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी ने हमसे छीन लिया था और अपने पास रख दिया था। तो जब आपने एंटी करप्शन ब्यूरो हमसे ले लिया, तो शीला दीक्षित के ऊपर मुकदमा चलाने का आपका तय था। दूसरी बार जब आम आदमी पार्टी का जो है इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में इनके साथ हो रहा था, तो इन्होंने मनोज तिवारी को पीछे लगा दिया था शीला दीक्षित। कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो कॉमनवेल्थ घोटाले थे उसके अंदर शीला दीक्षित को जेल हो सकती थी। इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, बस उनको डरा धमका के रखा और दूरी बना के रखी। तो बीजेपी जो अपने आप कह रही है वो इतनी साफ सुथरी नहीं। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही थी आशुतोष जी को और योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी को, इनसे पूछिए कि आजकल वो बीजेपी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वो हमसे तो अलग हो गए, लेकिन ये बीजेपी के साथ हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं, बीजेपी का असला चेहरा जनता के सामने ला के रख रहे हैं। और वो हमसे कुछ बातों पे हम होता है, हम हमसे एक कॉमन ग्राउंड नहीं है रहा, लेकिन आज भी वो वही काम कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी को एक्सपोज लगातार कर रहे हैं और उसका चेहरा जनता के सामने रखना चला रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि इन्होंने पिछले 12 सालों में केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार की, कितने भ्रष्टाचारी लोगों को इन्होंने जेल भेजा है। सैकड़ों लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को इन्होंने बीजेपी में ले लिया है। उसमें बहुत लंबी फेरेज है, 100-150 लोगों को नाम निकल आया था जो बीजेपी भ्रष्टाचार के चले गए, लेकिन उसमें से एक भी आदमी जेल नहीं गया। और जो जेल में गए उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। ईडी का इन्वेक्शन रेट जो है 1% से भी कम है। आप 0.1% आप राखी सावंत जी, आपको खुद पता होगा, राखी जी आपको आज बात को समझती है। तो इन्होंने जो भी ईडी है उसका दुरुपयोग किया है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। इन्होंने अपना राजनीतिक हित जो है वो ऊपर रखा और देश का हित जो है वो किनारे कर दिया। देश के हित को साइडलाइन करके इन्होंने अपना राजनीतिक हित आगे रखा है। इसीलिए आज हम देश में भी विभिन्न मामलों में फेल हो रहे हैं और विदेशों में भी हमारी जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए, बीजेपी को, उसको पाकिस्तान को अलग करने के लिए। आज वही पाकिस्तान जो है वो ईरान में अमेरिका के बीच समझौता करा रहा है और वो शांति दूत बना हुआ है। जिस पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे वो शांति दूत बन गया दुनिया के सामने। हमारी कितनी बड़ी फेलियर है, हम समझौता नहीं करा पाए, हमारे जो है शिप जो है उसमें आने में परेशानी हो रही है। आप देखिए हम कहाँ कामयाब हो गए। आज देश में कितने लोगों को रोजगार दे दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हुआ था, कहाँ गया? महंगाई कम होने का वादा था, कहाँ गया? गैस सिलेंडर देने का उज्ज्वला योजना में बात हुई थी, कहाँ गई? कई ऐसे वादे बहुत सारे हैं। समय कम है आपके पास तो मैं बताता आपको। अब देखिए बीजेपी कर क्या रही हो क्या रहा है। और हमने जो कहा, देखिए इस वक्त की जो चर्चा है, अब क्योंकि इलेक्शन तो होंगे, आम आदमी पार्टी, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को बहुत संभलना पड़ेगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए इस चीज को भी छोड़ दीजिए कि राघव चड्ढा गए और बाकी लोग गए, लेकिन जो सिनेरियो बना था पिछली बार, उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो या बाकी लोग हों, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो राज्यसभा में कम हुई हैं, कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे मजबूत होके आगे आएंगे? फिर पंजाब का इलेक्शन होगा, तो सर स्ट्रैटेजी तो बना के काम करना पड़ेगा ना। इस चीज को समझिए। राखी जी, आम आदमी पार्टी डर के नहीं चढ़ के रहने वाली पार्टी है। हम चढ़ के संघर्ष करते हैं, हम इन चीजों से डरते नहीं है। ये सब राजनीति में होता रहता है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो सर पे ओले पड़ेंगे। वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, हाँ अनिल जी अपनी बात रखिए जल्दी से। राखी जी, मैंने अपने सभी वरिष्ठ साथियों को सुना है। मेरा निवेदन है कि अगर मेरी बात की तसल्ली से सुन ली जाए तो मुझको थोड़ा तसल्ली रहेगी। एक बात, स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने जो अपराध करा है, जो सीएम ने अपने घर में बुला करके उनको पिटवाया है, सर उसका एक भी फुटेज नहीं मिला है, उसका एक भी फुटेज नहीं मिला है, एक भी वीडियो नहीं मिला है, एक भी सबूत नहीं मिला है। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं।
सर आप वरिष्ठ हैं, आप ऐसे आरोप लगाइए जिसको साबित किया जा सका हो। ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला, ऐसा चुप नहीं रहिए। अगर आप गलत बात कहेंगे तो कैसे चुप रहेंगे आप? यू शो मी वन पिक्चर, वन वीडियो जिसके अंदर स्वाति मालीवाल को करते हैं आप। संदीप जी, एक सेकंड। आप डिबेट सुनना ही नहीं चाहते हो, डिबेट आप आराम से आप गलत आरोप लगाएं, कौन सुनेगा? आप झूठ बोले, आप बीजेपी झूठा पार्टी के तरह बात कर रहे हैं आप। बहुत झूठा पार्टी, एकदम झूठा पार्टी बीजेपी। आप वही उसके तरह बोल रहे हैं। आप जब एक भारतीय की तरह बोलेंगे सुनेंगे आपका। मैंने कहा कि आपने तो सारी बातें गलत बोली हैं। सर मुझे ना कुछ थोड़ा एक चीज को समझना है। अनिल जी मेरी बात सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी के लिए भी व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन एक बात पे सवाल जरूर आएगा कि इतनी तकलीफ में थी और इतनी चीजें हुई थी, एक महिला होने के नाते भी मैं कह रही हूँ, तो फिर अभी रवानगी क्यों हो गई सर? अभी एकदम से सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सब कुछ पहले छोड़ देना था, सब कुछ पहले त्याग देना था। कहीं एक वीडियो दिखा दे जिसमें स्वाति मालीवाल में हमला हो रहा है, मुझे ये वीडियो दिखा दे, फोटो दिखा दे। हाँ ठीक है, सबको समय दे रही हूँ। एक सेकंड। हाँ मोहम्मद अली जी रुकिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, उसके बाद में इन्होंने एफआईआर नहीं होने दी, एफआईआर के दबाव डाला संसद लोकसभा में। दिल्ली में सरकार, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, एफआईआर नहीं होने दी। वाह भाई वाह, क्या मजाक कर रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस क्या सरकार के अधीन है, आम आदमी पार्टी ने एफआईआर नहीं होने दी। वाह भाई वाह, क्या जोर लगाया आपने, जोर लगे। अरे दिल्ली, अरे आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है मोहम्मद तकी जी, एक मिनट, उनको भी कंप्लीट करने दीजिए, आने जी, सबके पॉइंट आने दीजिए। हाँ अनिल जी थोड़ा जल्दी से। राघव चड्ढा को सांसद किसने बनाया? अशोक मित्तल को सांसद किसने बनाया? उनको डिप्टी स्पीकर के डिप्टी लीडर किसने बनाया राज्यसभा का? अरे आपने बनाया तो आपको चयन करना नहीं आता क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में और कचरा वो भी बाहर कर दो। आपने नोट, जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि बड़े बड़े चंदे लेकर के राज्यसभा में लोगों को भेज दिया जाता है। इनडायरेक्टली उन्होंने सीधा आरोप केजरीवाल पे लगाया है कि जो राज्यसभा के सांसद भेजे गए सबसे बड़े बड़े चंदे लेकर राज्यसभा के अंदर भेजे गए। आप इस बात को स्वीकार कर लो। दूसरी बात, जांच एजेंसी हमेशा अपना काम करेंगी, जांच एजेंसियां काम करना बंद नहीं करेंगी। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अपराधी है, वो अंदर जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे समाजवादी पार्टी वाले कह रहे थे, हम तो यही सोच रहे थे कि हम रास्ते में जा रहे थे, झाल फूड़ी खा रहे थे, ममता जी को मिर्ची लगी, फिर कांग्रेस को मिर्ची लगी। सर मैं पूरे बंगाल इस झालमुड़ी से बहुत परेशान हो गई सर। जहां देख रही हूँ मुद्दे से कम झालमुड़ी फेमस है, और किसी को कोई मिर्ची नहीं लगी है सर। वो तो 4 मई को पता चलेगा कि असल में मिर्ची और तीखापन किधर गया। 4 मई, ये तो अभी से मिर्ची लगी अभी बता रही है। और गद्दारी की बात कहते हो तो अन्ना हजारे से गद्दारी, सबसे बड़ी गद्दारी गई केजरीवाल ने अन्ना हजारे से करी। आप राजनीति में नहीं आएंगे, आप 2 कमरों में रहेंगे, ये केजरीवाल के वर्ड थे। अब मैं छोटी गाड़ी में रहूंगा। कब तक आप पुराना रिकॉर्ड बनाते रहेंगे? पिछले 13 सालों 14 सालों से बीजेपी का ये रिकॉर्ड सुनते चला रहा हूं। ठीक है अनिल जी एक सेकंड रुकिएगा। तुषार जी आप बोल रहे हैं क्या? आपका एक्चुअली वीडियो नहीं मिल रहा है। तुषार जी आप बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ मैं। हाँ तुषार जी बोलिए। अनिल जी प्लीज एक सेकंड, क्योंकि समय हो गया है, 2-3 लोग और जल्दी से बोलना चाह रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ बोलिए तुषार जी। हेलो। हाँ तुषार जी बोलिए, सुन पा रही हूँ मैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर जल्दी से। इस देश का राजा अब भी अन्ना हजारे जो कह रहे थे कि भारत, अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर बोलिए। तुषार जी नहीं, अभी ऑडियो नहीं आ रही है। चलिए संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, संदीप जी कंप्लीट करिएगा। राखी जी मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेजा जा सकता है, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री जेल भेजा जा सकता है, संजय सिंह सांसद उनको जेल भेजा जा सकता है। और कितने कमाल की बात है कि स्वाति मालीवाल को न्याय नहीं मिल सकता, उसमें आम आदमी पार्टी रोड अटका देती है। ये बात किसी को दुनिया में हजम हो सकती है क्या? और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके के आरोप लगते हैं उनको जेल भेजा जाता है, बाद में कोर्ट से क्या मिलता है उनको? बाइज्जत बरी होते हैं वो लोग। लेकिन सत्ता का खेल था, सत्ता में उनको हरा दिया जाता है।
तो आज की तारीख में बहुत चीजें ऐसी हैं। और एक चीज जान के आपको हैरानी होगी, सभी लोग जितने पैनल में बैठे हैं, आज या तो सारा दिन हो गई हमें डिबेट में चर्चा हम इस बात पे कर रहे हैं कि भाई सांसद चले गए बीजेपी में, या हम इस चीज पे डिबेट कर रहे हैं कि भाई शीश महल, दूसरा शीश महल। लेकिन जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं जो आरएसएस से आते हैं, उनका नाम है राम माधव। राम माधव अमेरिका में थे। अमेरिका में राम माधव ने ये कहा, हम और कितना झुके, कितना कंप्रोमाइज करें। ट्रंप साहब ने हमें कहा कि चाबार पोर्ट छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। उन्होंने कहा रूस से रिश्ता तोड़ दो, हमने तोड़ दिया। ईरान से कहा रिश्ता तोड़ दो, हमने तोड़ दिया। हमारे से जैसे डील बनाकर दे दी, हमने वैसे डील स्वीकार कर ली। तो इस चीज पर डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन उस चीज पर किसी भी चैनल पर डिबेट नहीं थी। राखी जी, ये चीजें समझने वाली हैं, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है, क्या हमारे गले में डाला जा रहा है और हमें क्या दिखाने की कोशिश हो रही है। हकीकत में जैसे घोड़ा रोड के ऊपर चलता है, उसके दोनों तरफ एक फ्लैप लगा दिए जाते हैं, वो बस सीधा ही देखता है। तो हमें इसी तरीके से हाँका जा रहा है और हम हकते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है, फिलहाल मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सभी के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बात है। फिलहाल इस बात को समझना पड़ेगा कि अपकमिंग जो इलेक्शन होंगे, पंजाब की ही मैं बात कर लूं तो एक कैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है, जैसा भी किया है, आम आदमी पार्टी को मजबूत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे बैलेंस होंगी। और इसके साथ साथ जो आरोप प्रत्यारोप हैं या ऑपरेशन लोटस की जो बात आ रही है, बार बार यहाँ पे सवाल आ रहा है, देखिए इन चीजों से इन्हीं को निकलना है, क्योंकि दल बदल पहली बार नहीं हुआ है। इस वक्त पे चीजें क्यों हुई हैं, फिर एक एंगल निकल के आया कि जो लोग गए हैं उनके घर 4 दिन पहले ईडी के छापे पड़े थे। तो ये बार बार जब ये सवाल और सिनेरियो आते हैं तो सवाल उठता है कि यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या कोई और दल बचेगा या फिर एक तरफा ही राज चलेगा। तो सवाल तो देखिए जायज है, देखिए क्या और अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।